कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोनेंट का बनता है। फर्स्ट इज द फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर। दिस पेंटोज शुगर कैन बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5। डीऑक्सीराइबोज शुगर का C5H10O4, क्योंकि डीऑक्सी एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर आता है बच्चा, यहाँ पे CH2OH HOH OH H OH H, ये तो राइबोज शुगर का है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में केवल क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है उस पर एक O कम हो जाता है। तो अगर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे H OH, यहाँ जो OH था उसकी जगह H और यहाँ पे भी H, ये OH यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH2OH, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस में मैंने आपको बताया था देयर आर 2 नाइट्रोजनस बेस, वन इज प्यूरिन, अदर इज पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो है बेटा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ 9 मेंबर्ड रिंग, हेट्रोजिनस है ना, या हाँ 9। हाँ बेटा बोलो बच्चा। 9 मेंबर्ड रिंग है मैम। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर मैम डीराइबो, ये डीऑक्सीराइबोज का है। दिस इज डीऑक्सीराइबोज, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन, 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन तो 5 होने ही है, 1 2 3 4 एंड 5। So this is the structure of deoxyribose sugar, and this is the structure of ribose sugar. Oh sorry, मैम ये यहाँ पे आपने दोनों साइड हाँ बोलो बच्चा। मैम डीऑक्सीराइबो, हाँ डीऑक्सीराइबोज में दोनों साइड H है। हाँ, क्योंकि बेटा देखो डीऑक्सीराइबोज में क्या कम है, एक ऑक्सीजन कम है ना। अगर मैं इसका रिंग फॉर्म बनाती हूँ तो ये हमारा रिंग फॉर्म, ये सॉरी अगर मैं चेन फॉर्म बनाती हूँ तो ये आता है। एक ऑक्सीजन कम आना है ना बच्चा, सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम आना है, क्योंकि इट इज डीऑक्सी। ओके, डीऑक्सी मतलब 1 ऑक्सीजन डिलीट, दैट्स व्हाई डीऑक्सी। तो बच्चा प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड रिंग है, ये एक 6 मेंबर की थी और एक 5 मेंबर रिंग रहती है। पाइरिमिडीन जो होती है वो केवल 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें ये आता है। इनके सबके स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले, याद होगा, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, है ना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा इसका बेसिक कंपोनेंट। ठीक है जी। अब प्यूरिन्स जो होते हैं, प्यूरिन आर ऑफ 2 टाइप, ये आप लोगों को पता है बच्चा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं बेटा, बता सकते हो कोई? प्यूरिन एडेनाइन, गुआनिन। एडेनाइन, गुआनिन, और पाइरिमिडीन्स में बता सकते हो बच्चा? थाइमिन, साइटोसिन। लेकिन अगर हम लोग यूरासिल लेते हैं तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। आरएनए
मतलब आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होगा थाइमिन की जगह। और थाइमिन का नाम बता सकते हो बच्चे? व्हाट इज द नेम ऑफ द थाइमिन? आएगा ये क्वेश्चन? methyl uracil. वेरी गुड, 5-methyl uracil. वेरी गुड, इट इज अ 5-methyl यूरासिल। ठीक है, तो इसलिए बस उसमें जो यूरासिल होता है उसके 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो वो थाइमिन बन जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आप ही लोग मुझे बता दोगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी बताने का। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं बेटा? Phosphate. When pentose sugar attached with nitrogen base. Phosphate and phosphate, pentose sugar and nitrogenous base. वो तो 3 हो गए ना, वो तो 3 हो गए। तब मैंने कहा था 3 के लिए टी न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। यहाँ When न्यूक्लियोसाइड पहले pentose sugar and Pentose nitrogen sugar base. and nitrogen. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले जो बॉय ने बताया था, मैं नाम नहीं पढ़ पाई हूँ, किसने बताया था बच्चा? Lक्षण. लक्ष्य ने, वेरी गुड लक्ष्य। लक्ष्य बच्चा ने सही बताया बच्चा। जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होते हैं तो दैट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। अब मैं इधर यहाँ पे अगर मैं राइबोज के साथ एडेनिन अटैच करती हूँ तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नाम बता सकता है कोई इसका? Adenosine. एडिनोसाइन। Adenine. एडिनोसिन। अगर मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एडेनिन अटैच करती हूँ तो अगर मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एडेनिन अटैच करती हूँ तो मैम एडिनोसाइन ही बनेगा। Adenosine. हाँ, एडिनोस लेकिन उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनो ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी एडिनोसिन। बस उसके आगे डीऑक्सी लग जाएगा। अच्छा चलो, फिर मैं राइबोस के साथ में थाइमिन को जोड़ती हूँ तो क्या बनेगा? थाइमिडाइन। Thymidine. बनेगा? मैम बनेगा ही नहीं। No, ma'am. बनेगा ही नहीं, बनेगा। बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैम Thymine सिर्फ वो deoxyriboस के साथ बनता है। वेरी गुड। मैम थाइमिन, हाँ, क्योंकि थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता ही नहीं है। यही क्वेश्चन बन जाता है बच्चा, यही क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। तो वो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि थाइमिडीन, है ना, लेकिन ये बनेगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डीऑक्सीराइबोस थाइमिन तो क्या बनेगा बच्चा? Thymidine. थाइमिडीन। लेकिन कौन सा वाला थाइमिडीन? ऐसे बोलेंगे डीऑक्सी, डीऑक्सी। है ना। तो ये चीज इस तरह से ये बन गए। बाकी का भी नाम है, अगर साइटोसिन के साथ अटैच है तो साइटिडीन राइबोस शुगर के साथ है, और अगर डीऑक्सीराइबोस के साथ है तो डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर है ये सबको बच्चा? Yes, ma'am. Yes. तो अब अपन नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर मैं इनको न्यूक्लियोसाइड की जगह साइड का एस हटा देती हूँ और यहाँ पे टी लगा देती हूँ, तो जब टी लगा दूंगी तो अब मैं इस पेंटोज शुगर के साथ में यहाँ अटैच कर दूंगी फॉस्फेट। तो अब यहाँ पे अगर फॉस्फेट अटैच हो गया तो अब इसका नाम क्या हो जाए? एडिनिलाइन। Adenic acid. एडिनाइलिक, एडिनाइलिक, है ना। तो एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, नाम वही पेंटोस है ना, राइबोज है तो सिंपली एडिनाइलिक एसिड। इसके आगे मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया
तो थाइमियोलाइलिक एसिड। नहीं नहीं, इसके आगे बेटा एडेनिन ही है, यहाँ एडेनिन ही है, यहाँ डीऑक्सीराइबोज डी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी 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 एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अच्छा, राइबोस के साथ इधर मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया तो नहीं होगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, राइबोस के साथ बनता ही नहीं है। हाँ, इसके साथ जोड़ दिया तो बनेगा। क्या बनेगा? डीऑक्सीथाइमिडाइन। डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीथाइमिडाइन। वेरी गुड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक। तो ये तो अपन ने बना लिया कि किस तरह से बाकी सारे नेम भी हो जाएगा। एडिनिन के लिए एडिनाइलिक हो जाएगा, गुआनिन के लिए गुआनाइलिक हो जाएगा, यूरेसिल के लिए यूरिडाइलिक हो जाएगा, साइटोसिन के लिए साइटिडाइलिक हो जाएगा। कहने का मीनिंग सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे लिक और एडिन है, यहाँ पे थाइमिडाइल डाई वर्ड आता है। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये तो हो गए बच्चे इनके नेम और कंपोनेंट। अब अपन फटाफट से एक बार कर लेते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं। कि भाई अगर नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर के साथ में अटैच हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये लेती हूँ तो ये कार्बन 1, कार्बन 1 और प्यूरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, तो वो प्यूरीन में बना लेती हूँ। ऐसे बना लेती हूँ, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, 9th मेंबर ऑफ द प्यूरीन एंड 1st मेंबर ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ना बच्चा, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? दिस बॉन्ड विल बी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वेरी गुड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हम लोग एन ग्लाइकोसाइडिक, एन क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है इसलिए हम इसको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देंगे। अब क्या होगा कि ये जो CH2OH है इसके साथ में अटैच हो जाएगा फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ में अटैच हुआ है तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चा? Yes, it is only phosphoester bond. ठीक है, ये केवल एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब अगर ये एक कंप्लीट क्या हो गया, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा क्योंकि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है जी, मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करती हूँ। अब ये यहाँ पे जो है ये CH2 के साथ में फॉस्फेट बॉन्ड अटैच है और ये जो 3rd कार्बन है ये इसके OH के साथ अटैच करेगा। ठीक है, मैं जरा इसको क्लियर करती हूँ जिससे आपको सफेद सफेद ना दिखे। थर्ड पर जो OH प्रेजेंट है और यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो इसके जैसा बन रहा है। अब ये फॉस्फेट इसके साथ और बॉन्ड बना देगा और ये H है। जब ये इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो अल्टीमेटली ये भी कौन सा बना? फॉस्फोएस्टर बना। ये भी कौन सा बना? फॉस्फोएस्टर बना। तो दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने हैं तो हम इसको कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं बोलोगे, देखो फॉस्फोरस एक ही है, फॉस्फोरस एक है, 2 एस्टर बॉन्ड है तो इसलिए फॉस्फो अकेला और एस्टर बॉन्ड 2 है इसलिए डाई एस्टर। अगर आपने ये लिख दिया डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या अगर ऑप्शन आया डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और आपने करेक्ट कर दिया तो बच्चा वो रॉन्ग हो जाएगा।
आपने अगर उसको उस ऑप्शन को टिक कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉस्फोरस एक है इसलिए फॉस्फो। एस्टर बॉन्ड दो जगह है, एक फिफ्थ कार्बन के साथ में अटैच है और एक थर्ड कार्बन के साथ में अटैच है। तो हम जब थर्ड और फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है तो हम इसको कह सकते हैं 3,5 या फॉस्फो 3,5 डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो 3,5 डाई एस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फोरस एक थर्ड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और एक फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होके एस्टर बॉन्ड बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉस्फो 3,5 डाई एस्टर बॉन्ड। यहाँ तक का ये चीज क्लियर थी बच्चा? यस मैम। ओके। फिर हमने कहा था कि ये डीएनए, जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों हेलिक्स रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये ऐसे रन कर रहा है तो वो ऐसे रन कर रहा है। तो अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया था कि ये ऐसे जाएगा तो वो वाला कैसे जाएगा बच्चा? इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। ये हम लोग कर चुके थे। क्लियर था ना बच्चा ये तो सबका? यहाँ तक तो क्लियर था Yes, ना? ma'am. ओके। अब हम लोग आगे चलते, ठीक है, इससे आगे। ये तो अपना रिवीजन हो गया। मैम एक बार बता दो। अच्छा मैम एक बार बता दो। बताती ना बच्चा। अच्छे से इससे जितना साफ बोर्ड रहेगा उतना समझाने में अच्छा है। हाँ बच्चा, जो हम लोग कहते हैं कि जो डीएनए है बेटा, डीएनए से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब दो हेलिक्स। दो हेलिक्स में अब क्या होता है, एक 3 एंड मानते हैं, एक 5 प्राइम मानते हैं। इसका ये इसका एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो ये 3 to 5 प्राइम पे। अब अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाती हूँ, तो मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाती हूँ तो ये एक, इसके साथ में फॉस्फेट अटैच है और यहाँ पे CH2, ये पांचवा कार्बन है, इसके साथ ये फॉस्फेट अटैच है। फिर नेक्स्ट वाला इधर फॉस्फेट अटैच है और उसके साथ में CH2 के साथ ये फॉस्फेट अटैच है और यहाँ पे 3, ये जो OH है ये 3 एंड फ्री है। ये 3 एंड फ्री है, अभी इस पे कुछ नहीं अटैच है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कह देते हैं 3 पर, क्योंकि यहाँ पे 3 एंड फ्री है। ये थर्ड कार्बन। यहाँ पर बेटा CH2O और फॉस्फेट, CH2 के साथ में फॉस्फेट अटैच रहेगा, इसलिए ये 5 वाला कार्बन है, इसलिए इसको 5 प्राइम है। एक स्ट्रैंड तो ये चला गया। दूसरा स्ट्रैंड जो आएगा बच्चा, वो स्ट्रैंड इसके अपोजिट आएगा। तो वो स्ट्रैंड अपोजिट आने के लिए आप लोगों को तो बहुत सिंपल है, आप तो अपनी बुक को अपसाइड डाउन कर लो और फिर वापस से सिंपल वाली बना लो। मुझे यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ बच्चा। यहाँ पे CH2OH और CH2, ये मैंने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिए इससे। फिर इस थर्ड कार्बन के साथ में ये अब दूसरा वाला, ये CH2 के साथ ये फॉस्फेट अटैच है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इसके थर्ड कार्बन के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये वाला इसके साथ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना दिया। एक और जाएगा, यहाँ पे CH2 के साथ फॉस्फेट अटैच है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पर जो O अटैच था वो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना देगा। ये यहाँ पे भी P के साथ में ये O बनेगा, ये फॉस्फो एस्टर। तो ये रिंग सीधी जा रही है। अब यहाँ पे कौन सा वाला एंड फ्री है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड कार्बन पर एंड फ्री है, इसलिए हमने इस एंड को लिखा 3 एंड 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्री है, खुला है, इसके साथ किसी का बॉन्ड नहीं बन रहा, इसलिए मैंने लिखा 3 प्राइम। यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, लेकिन आगे कोई बॉन्ड नहीं बन, तो इसलिए हमने इसको लिखा 5 प्राइम। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, इन्हें हम कहते हैं बैकबोन।
ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब ये क्या होते हैं कि ये तो अभी अपन ने बनाए, इधर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, सपोज ये एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन आएगा, सपोज ये साइटोसिन है, तो ये बेटा थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था उस हिसाब से। तो यहाँ पे साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा, इसके साथ में अगर मैं थाइमिन लिखूं तो यहाँ पे एडेनिन होगा। तो ये इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं। अब आपको क्या देखना है कि थाइमिन और एडेनिन के बीच में देयर विल बी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अगर मैं कहूँ साइटोसिन और ग्वानिन या ग्वानिन और साइटोसिन बात सेम है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। अगर इफ आई विल से एडेनिन एंड थाइमिन और थाइमिन विथ एडेनिन, इसमें डबल हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या आ जाता है, which is more stable, cytosine guanine or the thymine or adenine? बताओ बच्चा, which one is more stable, adenine thymine या cytosine guanine? बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल हाइड्रोजन। तो गुआनिन एंड साइटोसिन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो साइटोसिन गुआनिन एरिया इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थाइमिन एरिया। ठीक है, और एक और चीज देखने को मिली, क्या देखने को मिली, साइटोसिन एक पाइरिमिडीन है, गुआनिन एक प्यूरिन है। यहाँ पे एडेनाइन जो है वो एक प्यूरिन है, थाइमिन जो है वो एक पाइरिमिडीन है। ठीक है, यानी ऑलवेज वन प्यूरिन कंबाइन विथ अनदर पाइरिमिडीन। हरदम एक प्यूरिन यानी एक 9 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग कंबाइन करता है। कभी भी ना तो दोनों 9 मेंबर रिंग, यानी मैं अगर कहूं इसको डायग्राम ड्रॉ करके कि एक तो ये 9 मेंबर रिंग, नाइन मेंबर रिंग और एक ये 6 मेंबर रिंग कंबाइन करते हैं हरदम। कभी भी दो 9 मेंबर रिंग कंबाइन नहीं करेंगे, ना ही दो 6 मेंबर, ये दोनों कभी भी कंबाइन नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे वो आगे बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ याद रखना है ऑलवेज एडिंग प्यूरिन कंबाइन विथ पाइरिमिडीन और वाइस वर्सा, यानी प्यूरिन पाइरिमिडीन के साथ में या फिर पाइरिमिडीन प्यूरिन के साथ में कंबाइन करता है, तो हम कह देते हैं प्यूरिन कंबाइन विथ पाइरिमिडीन और वाइस वर्सा, यानी उसका अपोजिट। कभी भी वो दोनों एक साथ कंबाइन नहीं करते, ना तो दो प्यूरिन कंबाइन करेंगे ना ही दो पाइरिमिडीन एक साथ कंबाइन करें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है हमारा डीएनए। तो दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हु हैज गिवन दिस स्ट्रक्चर और एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर की व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। कि सेलिएंट फीचर्स क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो हम लोग लेते हैं द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए। तो पहले आएगा कि इसको डिस्कवर किसने करा, इसके स्ट्रक्चर। तो सबसे फर्स्ट चीज है बेटा कि द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर करा। तो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने आप कुछ नहीं डिस्कवर कर दिया, एक्चुअली रोजर एंड फ्रैंकलिन
मॉरिस विल्किंसन, मैम ये भी पूछ लेते हैं मैम। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन, ये रोजालिंड फ्रैंकलिन इस मॉरिस विल्किंसन के स्टूडेंट थी, ठीक है। एक्चुअली काम जो सारा किया था ना वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन लैब में जो वर्क कर रही थी वो वर्क कर रही थी एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, यानी कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोगों के अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या जैसे आजकल देखो लोगों के कोरोना हो रखा है, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं पहले एक्सरे करवाओ, फिर एक्सरे की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो कहते हैं सीटी स्कैन करवाओ, है ना, जिससे कि लंग्स के अंदर कहाँ पे म्यूकस डिपॉजिट हुआ है या कहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से म्यूकस डिपॉजिट हो गया, वो फाइंड आउट कर सकते। तो एक्सरे से हमारी इंटरनल जो जिधर से एक्सरे पास होके और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। तो ये भी क्या कर रही थी, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सरे से देख रही थी, उसको कहा जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्चुअली रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज डूइंग वर्क ऑन दैट। मॉरिस विल्किंसन ने रोजालिंड फ्रैंकलिन का काम, क्योंकि वो तो टीचर था बेटा, अब अगर जैसे मान लो आप नोट्स बनाते हो और आप बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हो और मैं आपसे कह रही थी बेटा आपकी नोटबुक मुझे दे दो 11th पास करने के बाद, अब मैं नोट्स वो रख लूं और मैं वो नोट्स अब ट्यूशन पढ़ाऊं या मैं दूसरी क्लास को पढ़ाऊं, उनको मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूं। हम लोग करते हैं ना बेटा, जो सबसे बेस्ट बच्चा होता है जिसके नोट्स सबसे अच्छे होते हैं हम उनके नोट्स फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी रोजालिंड फ्रैंकलिन के काम को मॉरिस विल्किंसन ने फॉरवर्ड कर दिया, किसको बच्चा, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है जी। बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लियर दिखा वॉटसन एंड क्रिक को, तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब बच्चा इस बात पर 1954 में वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंसन, इन तीनों को मिल गया नोबेल प्राइज फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। बेचारी रोजालिंड फ्रैंकलिन को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बच्चा, जो एक्सरेज होती है दे आर म्यूटाजेनिक, म्यूटेशन कॉज कर देती है। और हमारी बॉडी में देखो बच्चा, मेरी बॉडी में भी, आपकी बॉडी में भी, हम सबकी बॉडी में कैंसर जीन प्रेजेंट होता है। वो कब एक्टिवेट हो जाए और कैंसर कॉज कर दे हमारे अंदर नहीं पता। अगर हम लोग रेडिएशंस जैसे एक्सरे के कांटेक्ट में आए, गामा रेडिएशंस के कांटेक्ट में आए, यूवी रेडिएशंस के कांटेक्ट में आए, जिन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस, ये सारे म्यूटाजेंस होते हैं व्हिच कैन कॉज म्यूटेशन। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन आपको मैंने शायद पहले बताया होगा। मैरी क्यूरी क्या डिस्कवर करा था मैरी क्यूरी ने बेटा, रेडियम। रेडियम। एंड यू नो रेडियम इज आल्सो अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उसमें से रेडियो एक्टिविटी में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती थी। उन्होंने रेडियम डिस्कवर कर लिया, ये भी बताया इसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गामा रेडिएशन म्यूटेशन कॉज कर देती है। मैरी क्यूरी आल्सो डाइड ड्यू टू कैंसर, दैट इज ड्यू टू द गामा रेडिएशन ऑफ द रेडियम। वो उसके बहुत कांटेक्ट में आई इसलिए उनकी डेथ हो गई। ये एक्सरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आई रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन की बाय 1954, मुझे लगता है शायद, मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं है, कुछ 32 या 34 की एज में रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। और बच्चा नोबेल प्राइज पोस्टुमसली नहीं दिया जाता, यानी नोबेल प्राइज डेथ के बाद नहीं दिया जाता, तो इसलिए रोजालिंड फ्रैंकलिन को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी क्या हो गई थी, डेथ। जबकि अगर सोचो रोजालिंड फ्रैंकलिन नहीं होती ना
ये भाई साहब की तो क्या औकात की है डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर, है ना। आप कहते कोई ना कोई तो और फाइंड आउट करता, हाँ कोई ना कोई और फाइंड आउट करता। तो ये चीज आ जाती है बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, ये याद रखना। लेकिन किसके थ्योरी पर, किसके बेसिस पर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पर दिया। और वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने प्रोवाइड किया बेटा? वो प्रोवाइड करा रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन। यहां तक की चीज क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes. तो अब हम देखेंगे कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया उसके क्या क्या फीचर्स हैं, यानी व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, है ना। पता है जब मैं 12th क्लास में थी ना, मैं सेलिएंट फीचर्स को साइलेंट फीचर पढ़ती थी और बिना मीनिंग के ही बस अपने पढ़ लिया। फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में आई ना, तो मेरी फ्रेंड से ऐसे हम लोग बैठ के एक दिन बात कर रहे थे, तो मैंने कहा डीएनए के साइलेंट फीचर कर लिए, तो बोले यार डीएनए के कौन से साइलेंट फीचर होते हैं? मैंने कहा ये सारे देख साइलेंट है, बोले साइलेंट नहीं है सेलिएंट है। तो अब मुझे याद आया सेलिएंट